स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7 में आपने देखा था कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, लवक क्या होता है, लवक कितने प्रकार का होता है। हमने बताया था लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे आप आवर्डी लवक कहते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसे आप वर्डी लवक कहते हैं, जो रंगीन होता है। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप हरित लवक कहते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हरित लवक की संरचना किस प्रकार से होती है। स्टूडेंट्स, हरित लवक के चारों ओर इकाई झिल्लियों की 2 परतें होती हैं। यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। 2 परतें होती हैं। ये परतें लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं और एक परत की जो मोटाई होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और इसकी मोटाई, एक परत की मोटाई जो होती है वो 50 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके बीच के स्थान को, इसे हम नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं बाहरी झिल्ली, हिंदी में इसे बाहरी झिल्ली कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। इसके बीच के स्थान को, इसके बीच में देखिए स्पेस यहाँ पर है, इस बीच के स्थान को आप पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, हिंदी में आप इसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्थान। स्पेस मीन्स होता है स्थान। इसमें इस पेरीप्लास्टिडियल स्थान में एक तरल भरा होता है। झिल्ली के अंदर प्रोटीन का बना एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये सारी जो संरचनाएं दिख रही हैं झिल्ली के अंदर, इसमें एक पारदर्शी तरल होता है, जिसे आप, प्रोटीन का बना हुआ होता है वो, जिसे आप कहते हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में अनेक प्रकार के एंजाइम्स, राइबोसोम्स और कुछ ऑस्मोफिलिक बूंदें, या कह सकते हैं इंग्लिश में ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। देखें आइए। और स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, कलाएँ पाई जाती हैं, जो एक दूसरे के समानांतर क्लोरोप्लास्ट की पूर्ण लंबाई में फैली रहती हैं। ये कलाएँ पटलिकाएँ कहलाती हैं। हम देखेंगे, पहले कुछ इसमें देखते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें बहुत ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं इस तरह से।
ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे लग रहा है सिक्कों का ढेर, एक सिक्के पे दूसरा सिक्का रखा हुआ होता है। सेम संरचना ये उसी प्रकार से दिखाई पड़ती है। इस तरह से बहुत सारी संरचनाएं, एक चट्टे के समान संरचना आपको दिखेगी। इस चट्टे को आप कहते हैं थाइलाकॉइड्स। पूरी यूनिट को कहा जाता है ग्रेनम। आपने देखा होगा जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख के एक चट्टा बन जाता है, उसी प्रकार की संरचना ये दिखती है। इसे कहते हैं पटलिकाएं, और ये पटलिकाएं थोड़ी थोड़ी दूर पर एक को दूसरे से जोड़ती है, इस तरह से। इस प्रकार से ये जो पटलिकाओं का लैमेली का एक चट्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए समानांतर ये फैली हुई हैं, स्ट्रोमा की कलाओं के समानांतर ये फैली हुई हैं और पूर्ण लंबाई में फैली हुई हैं। यही कलाएं क्या कहलाती हैं? पटलिकाएं कहलाती हैं, लैमेली कहलाती है। और जो प्रत्येक लैमेली है वो दो कलाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ देखिए आप, दो कलाओं से मिलकर बनी होती है और थोड़ी थोड़ी दूर के अंतर पर गोल चपटी एकक कलाओं की बनी 10 से 100 तक लैमेली एक दूसरे के ऊपर सिक्के के बने एक ढेर के समान दिखाई पड़ती है। इस चपटी एकक कला की बनी प्रत्येक गोल पटलिकाओं को थाइलाकॉइड्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। इसे हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड शब्द का प्रयोग थाइलाकॉइड शब्द का प्रयोग एक थे मेन्क थे। उन्होंने सन 1961 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। थाइलाकॉइड शब्द का प्रयोग मेन्क थे, मेन्क ने किया था। मेन्क हिंदी में लिख देते हैं। मेन्क ने इसका प्रयोग सबसे पहले 1961 में किया था। जो थाइलाकॉइड का, यहाँ देखिए आप, थाइलाकॉइड के जो ये ढेर बने हुए हैं, इस एक ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। यहाँ इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं, और इसकी एक इकाई को हम कहते हैं ग्रेना। यहाँ पर उसकी एक इकाई को हम कहते हैं ग्रेना। और हरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी ग्रेना के भीतर होती है। और ग्रेना
को जोड़ने वाली पटलिकाओं को, ये जो ग्रैना को पटलिकाएं जोड़ रही हैं, इन पटलिकाओं को हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इस संरचना को, जो ये ग्रैना को एक दूसरे से जोड़ रही है, ग्रैनम को, चट्टे को, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। एक हरित लवक में 40 से 60 तक ग्रैना पाया जाता है और जो ग्रैना पटलिकाएं होती हैं, ग्रैना लैमेली होती है, उसकी कला प्रोटीन, जो उसकी कला प्रोटीन है, उसकी कला जो होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड की जो भीतरी सतह होती है, ये अंदर की जो सतह है थाइलाकॉइड की, बहुत से सूक्ष्म दाने पाए जाते हैं जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे सूक्ष्म दाने इसके अंदर पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटासोम। और प्रत्येक जो ये क्वांटासोम है उसमें 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं, पर्णहरिम पाया जाता है। स्ट्रोमा में मंड कण भी पाए जाते हैं। ये जो आपका ये स्ट्रोमा भाग है फैला हुआ खाली जितना भी, उसमें मंड कण पाए जाते हैं। मंड यानी कि स्टार्च कण पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी पाए जाते हैं। यानी कि राइबोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम्स, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। आइए इसकी नेमिंग करते हैं, देखते हैं कैसे। इस भाग को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहते हैं। इस तरह से छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। इन संरचनाओं को हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स कहते हैं। ये जो कुछ राइबोसोम्स होते हैं इसमें वो 70S प्रकार के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। कुछ आस्मोफिलिक बूंदें इसमें पाई जाती हैं। इस प्रकार से आस्मोफिलिक बूंदें कहीं कहीं इस तरह से पाई जाती हैं। इसे हम कहते हैं आस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स को हिंदी में कहते हैं बूंदें। आस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इस पूरे चट्टे को
ये जो पूरा चट्टा दिख रहा है आपको, इसे हम नाम देते हैं ग्रेनम। इसकी एक इकाई को हम कहते हैं ग्रेना, ग्रेना कहते हैं। यहाँ पर इसको हम कहते हैं वन थाइलाकॉइड्स। एक सिक्के को जो ग्रेना का पूरा चट्टा लगा हुआ है, मान लिया एक सिक्कों का ढेर सारा चट्टा लगा हुआ है, उसमें से जो एक सिक्का होता है उसे हम कहते हैं वन थाइलाकॉइड्स। वन थाइलाकॉइड कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए यहाँ दिखाते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए इसमें इस तरह की संरचना आपको दिखेगी। बहुत सारे जगह दिख सकती है ये संरचना। इसे हम नाम देते हैं स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स इसे हम नाम देते हैं। इसे कहते हैं, इस संरचना को नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये संरचना जो दिख रही है, ये सारी संरचनाओं को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इस प्रकार से ये हरित लवक की संरचना है। हरित लवक का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेना। हरित लवक सूर्य के प्रकाश में पर्णहरिम की उपस्थिति में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर और मृदा से जल ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का पौधों में निर्माण करते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में मृदा से जल, एटमॉस्फेयर से यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन गैस को बाई प्रोडक्ट के रूप में वायुमंडल में मुक्त करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो आपको हमने ईज़िली बताया है। आप इसको नोट्स में कंप्लीटली बना लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हरित लवक में
जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें दो चरण होते हैं। एक चरण स्ट्रोमा में संपन्न होता है और एक चरण ग्रैना में संपन्न होता है। प्रकाश दो प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं इसमें। एक होती है प्रकाश अपक्रिया या उसे कहते हैं हम हिल रिएक्शन या हिल अपक्रिया। दूसरी होती है प्रकाशहीन अपक्रिया, डार्क अपक्रिया, जो स्ट्रोमा में होती है। और प्रकाशिक क्रिया जो होती है, प्रकाश अपक्रिया जो होती है, वो हरित लवक के ग्रैना में होती है। आइए देखते हैं हरित लवक का जो रासायनिक संगठन होता है, किन किन रसायनों में कितने प्रतिशत भाग किस रसायन का होता है। आइए देखें। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक का रासायनिक संगठन। प्रोटीन का कितना प्रतिशत क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो प्रोटीन जो होता है वो 40 से 50% भाग हरित लवक में पाया जाता है प्रोटीन का। क्लोरोफिल कितना होता है? क्लोरोफिल भी 3 से 10% क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पर्णहरिम जिसे कहते हैं आप। राइबोन्यूक्लिक एसिड कितना होता है? उसकी मात्रा कितनी होती है क्लोरोप्लास्ट में? तो इसकी ये आरएनए जो होता है वो 2 से 5% होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का कितना प्रतिशत होता है? तो इसकी कुछ मात्रा होती है, कुछ मात्रा इसमें रहती है डीएनए की। फास्फोलिपिड इसकी 23 से 25% ये होता है। कैरोटीनॉइड 1 से 2% पाया जाता है। एंजाइम या कोएंजाइम की कुछ मात्रा इसमें होती है, कुछ मात्रा मिलती है। विभिन्न धातु जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम आदि की कुछ मात्रा पाई जाती है हरित लवक में पाई जाती है। इस प्रकार से ये था आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और हरित लवक का रासायनिक संगठन। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे केंद्रक की संरचना कैसी होती है उसके साथ आपके सामने हाजिर फिर से एक बार आएंगे।
तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।